हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतीश राठौर। आज हम करते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 27 बताता है निर्णय के बारे में। 27 बताता है निर्णय जजमेंट के बारे में। तो इसमें सेक्शन है 353 से 365 तक। इसका पहला सेक्शन देखते हैं हम। पहला सेक्शन बताता है निर्णय के बारे में। ये कहता है, पहला क्लॉज कहता है, आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचार खत्म होने के पश्चात तुरंत या बाद में किसी भी समय सूचना देकर पक्षकारों को प्लीडरों को दी जाएगी। तो अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर कोई ट्रायल खत्म हो गया है तो तुरंत ही या तो खत्म होने के तुरंत बाद या फिर जो टाइम दे देगा उसको पक्षकारों को सूचना देकर निर्णय सुनाया जाएगा न्यायालय द्वारा। कह रहा है संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है संपूर्ण निर्णय पढ़कर भी सुनाया जाएगा। 3 में ये कह रहा है, अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जो समझने में थोड़ा असमर्थ है तो फिर उसे समझाया भी जाएगा। तो कह रहा संपूर्ण निर्णय खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया जाएगा। निर्णय की प्रति पक्षकारों को दी जाएगी। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे निर्णय सुनने के लिए लाया जाएगा। अगर कहीं वो अभिरक्षा में, कहीं कारागार वगैरह में, तो उसे लाया जाएगा निर्णय सुनने के लिए। ये धारा की कोई भी बात धारा 465 के उपबंधों की सीमित नहीं करती है, ये भी बता दिया। तो ये क्या कह रहा है? निर्णय के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है निर्णय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनाया जाएगा। निर्णय ट्रायल खत्म होने के बाद या तो तुरंत ही सुनाया जाएगा या कोई टाइम दे देगा तो तारीख दे देगा और पक्षकारों को सूचना देकर सुनाया जाएगा। फिर कह रहा है निर्णय अनुलिपि में लिखाया जाएगा तथा उस पर मजिस्ट्रेट के साइन किए जाएंगे। संपूर्ण निर्णय खुले न्यायालय में पढ़ के सुनाया जाएगा। निर्णय की प्रति पक्षकारों को दी जाएगी। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में तो उसे निर्णय सुनने के लिए बुलाया जाएगा। अगर जिसे समझने में असमर्थ है उसे समझाया जाएगा निर्णय का सार। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं 354 में। 354 कह रहा है निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। ये कह रहा है, इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उल्लंघन की सिवाय धारा 353 में प्रत्येक निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। अवधारणा के लिए प्रश्न या प्रश्नों का विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट करेगा। फिर सी में कह रहा है, वह अपराध जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि के या धारा जिसके अधीन अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया है और वह दंड जिसके लिए दंडादेश है विनिश्चित करेगा। फिर डी में कह रहा है, यह निर्णय दोष मुक्ति का है तो उस अपराध का कथन करेगा जिसमें अभियुक्त दोष मुक्त किया गया है और निर्देश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया गया है। तो ये कह रहा है 354 बताता है निर्णय की अंतर्वस्तु के बारे में। तो ये कह रहा है न्यायालय की जो निर्णय है वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा और जो प्रश्न व उसका जो अवधारण के प्रश्न व उनके विनिश्चय का कारण बताए जाएंगे। यदि मृत्युदंड का निर्णय है तो उसको विशेष कारण स्पष्ट करेगा तथा निर्देश देगा कि गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक वह मर न जाए। ये बताता है क्लॉज 5। ठीक है। तो क्लॉज 5 बता रहा है, अगर कोई मृत्युदंड दिया गया है तो उसे तब तक लटकाया जाएगा जब तक वो मर ना जाए। ये बताता है 354 में निर्णय की अंतर्वस्तु में। अब आ जाते हैं 355 बताता है महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय। अब जो महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय देते हैं उसके बारे में। तो कह रहा ये कह रहा महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय को इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीत में अभिलिखित करने के बजाय निम्नलिखित विशिष्टियों में अभिलिखित करेगा। ये बता रहा है महानगर मजिस्ट्रेट कैसे निर्णय देगा उसके बारे में बता रहा है। ये बता रहा है मामले की संख्या लिखेगा, जो केस है उसका नंबर लिखेगा, तारीख लिखेगा। फिर कह रहा है यदि कोई परिवादी है तो उसका नाम लिखेगा, अभियुक्त व्यक्ति का नाम लिखेगा, माता पिता का नाम लिखेगा, उसका निवास लिखेगा। फिर यह अपराध जिसका परिवाद किया गया या साबित किया गया वो बताएगा। अभियुक्त का अभिभावक और उसकी परीक्षा के बारे में लिखेगा, अंतिम आदेश के बारे में लिखेगा, आदेश की तारीख के बारे में लिखेगा। उन सब मामलों में जिनमें धारा 373 के अधीन
374 की धारा 3 के अधीन अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है, निर्णय के कारणों को संक्षिप्त करेगा। तो अगर अपील का कोई कारण है तो उसे भी संक्षिप्त कर देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। ये बता रहा है 356 बता रहा है पूर्व सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। जो पूर्व दोष सिद्ध हो गया है उसे अपने पते, जो उसका एड्रेस है, उसकी सूचना देने का आदेश के बारे में बता रहा है। तो ये बताता है पूर्वतन अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश ये बताता है। तो पहला क्लॉज कह रहा है यदि IPC धारा 215, 185A, 489B, 489C और 489D या चैप्टर 12-17 में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति, कोई अगर चैप्टर 12 और 17 में कोई दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति, वह फिर से 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हुआ है तो वह अपने पते की सूचना देगा। तो फिर अगर उसे 3 साल के लिए फिर से उसे दंड दिया गया है तो फिर वो अपने एड्रेस के बारे में बताएगा। तो अपने जो अगर उसने एड्रेस वगैरह बदल दिया है तो उसके बारे में बताएगा। यह आदेश द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। और इसमें ये मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट ये आदेश नहीं दे सकेगा। बताता है 356। अब आ जाते हैं हम 357। ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन आ गए, ये काफ़ी हर बार पूछे जाते हैं। तो 357 कह रहा है प्रतिकर देने का आदेश। कोई प्रतिकर देने का आदेश के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसका किसी भाग का उपयोग। तो ये कह रहा है अगर किसी न्यायालय ने कोई जुर्माना लगाया गया है तो जुर्माने का जो भाग होगा, जो जुर्माना लिया जाएगा, उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। तो कह रहा है जुर्माने का उसके किसी भाग का उपयोजन अभियोजन में उचित रूप से जो अभियोजन में व्यय हुए उनके ऊपर किया जाएगा। सेकंड बता रहा है कोई अपराध द्वारा कोई हानि या क्षति हुई है तो उसको भरपाई करने में किया जाएगा। ठीक है, थर्ड बता रहा है उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसका अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, उन व्यक्तियों को जो मृत्यु अपने को हुई हानि के लिए दंडादेश व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने। तो यह कह रहा है कि किसी दुर्घटना आदि की क्षति हुई है तो उसकी भरपाई करने में किया जाएगा। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रतिकर के बारे में बता रहा है कि न्यायालय जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है तो जो जुर्माना उसने लिया है न्यायालय ने तो उसका उपयोग किस में किया जाएगा। तो कह रहा है जो अभियोजन में उचित रूप से जो व्यय हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए किया जाएगा। दूसरे में बता रहा है अगर किसी व्यक्ति की हानि हुई है या क्षति हुई है उसकी हानि या क्षति की भरपाई करने में किया जाएगा। थर्ड में बता रहा है कोई व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है या दुर्घटना हो गई है उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने में किया जाएगा। तो ये बताता है 357। अब आ जाते हैं हम 357A। ये बताता है 357A बता रहा है पीड़ित प्रतिकर स्कीम। अब ये पीड़ित लोगों के लिए जो प्रतिकर के लिए जो स्कीम चली है उसके बारे में बताया गया। ये सेक्शन जोड़ा गया था। ये सेक्शन 31 दिसंबर 2009 में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 31 दिसंबर 2009 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो ये कह रहा है पीड़ित प्रतिकर योजना। ठीक है, तो ये पहला कह रहा है पहला क्लॉज कह रहा है प्रत्येक राज्य केंद्रीय सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित है उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध का परिणाम हानि या क्षति हुई है और उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियों को बंदों कराने के लिए स्कीम तैयार करेगा। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज प्रत्येक राज्य केंद्र सरकार के सहयोग से एक स्कीम बनाएगा, स्कीम तैयार करेगा जिसमें क्या है कुछ लोग ऐसे हैं जो पीड़ित या आश्रित है तो उनके पुनर्वास के लिए
पुनर्वास की आवश्यकता उनके लिए एक स्कीम बनाएगा, जो प्रतिकर स्कीम होगी। पहला क्लॉज ने कह दिया। सेकंड क्लॉज कह रहा है जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है तब यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तो कहाँ की जाएगी, जो प्रतिकर के लिए जहाँ सिफारिश की जाएगी तो कहाँ की जाएगी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को, या तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा। तो वहाँ सिफारिश की जाएगी, तो ये कौन बताएगा कितना प्रतिकर देना, तो ये बताएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। अब आ जाते क्लॉज थर्ड। क्लॉज थर्ड कहता है यदि विचार न्यायालय या विचार की समाप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि धारा 357 के अधीन 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां मामला दोषमुक्ति या अनुमोचन में समाप्त होते हैं और पीड़ित को पुनर्वास करना है, वहां वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। तो ये कह रहा है अगर न्यायालय को लग रहा है, अगर न्यायालय कोई केस चल रहा है और वो केस में क्या हुआ, दोष मुक्ति हो गई या अनुमोचन हो गया, तो फिर कह रहा है जो पीड़ित होगा उसका पुनर्वास की आवश्यकता है, तो फिर क्या करेंगे, तो पीड़ित प्रतिकर स्कीम में उनके सिफारिश की जाएगी। तो ये कह रहा है क्लॉज थर्ड। अब फोर कह रहा है, क्लॉज 4 कह रहा है जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है। अब बहुत सारे अपराध ऐसे हैं, अब यही नहीं पता करता अपराधी कौन है, पर पीड़ित है, पीड़ित का तो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति पीड़ित है, और उसे पीड़ित को क्या करना है, पीड़ित का पुनर्वास की आवश्यकता है या प्रतिकर की आवश्यकता है, तो फिर क्या करेगा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकेगा। अब आ जाते हैं 5 कह रहा है धारा 4 में 4 के अधीन ऐसी सिफारिश या आवेदन प्राप्त होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जांच करने के पश्चात 2 मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णित कर देगा। तो जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, अगर कहीं उसे एप्लीकेशन लगाएगी प्रतिकर के लिए, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करेगा, पहले इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी 2 महीने में कंप्लीट कर दी जाएगी और 2 महीने में कंप्लीट करके उसे प्रतिकर दिलाया जाएगा। अब आ जाता है 6 कह रहा है यथास्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के बाहर साधक से अनन्य पंक्ति से पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र या प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने या कोई अन्य अंतिम अनुतोष दिलाने जिससे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश देगा। अगर इसमें 6 में कह रहा है 6 क्लॉज में अगर कोई पीड़ित है जिसे चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता है तो फिर चिकित्सीय सुविधा भी दिलाई जाएगी उसे। ठीक है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करेगा, के लिए पुलिस थाने के बाहर साधक अनन्य पंक्ति पुलिस अधिकारी संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को प्रमाण पत्र पर प्राथमिक, तो उसके प्रमाण पत्र पर क्या करेगा, प्राथमिक सुविधा दिलाएगा, जो प्राथमिक चिकित्सीय सुविधा दिलाई जाएगी। अब आ जाते हैं 357B बताता है प्रतिकर का भारतीय दंड संहिता की धारा 326A या 376D के अधीन के जुर्माने के अतिरिक्त होगा। तो ये बता रहा है कि 326A और 376D के अधीन कोई जुर्माना है, जुर्माना भी लगाया गया तो पीड़ित प्रतिकर जो स्कीम में जो पैसे मिलेंगे, जो प्रतिकर मिलेगा वो इसके अतिरिक्त होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 357B। तो ये कह रहा है ये भी जोड़ा गया था 31 फरवरी को जोड़ा गया था, बी वाला है, ये जोड़ा गया था 3 फरवरी 2009 को। ठीक है, तो ये जोड़ा गया था 357B। तो ये कह रहा है इस धारा के अधीन प्रतिकर बलात्कार के अपराध में पीड़ित को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा। कोई बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे उसके अपराध में पीड़ित को जुर्माना का संदाय करने के अतिरिक्त होगा। अब आ जाते हैं 357C। 357 बताता है पीड़ितों के उपचार के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के बारे में। ये भी 3 फरवरी 2013 को जोड़ा गया था, ये दोनों ही 3 फरवरी 2013 को जोड़े गए थे। अब ये कह रहा है सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल चाहे वे केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संभावनीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों
भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D और 376E के अधीन आने वाले सभी अपराधों के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगे। तो ये कह रहा है 357C। और 357C कहता है बलात्संग के अपराध में पीड़ित को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा दी जाए या सरकारी हॉस्पिटल द्वारा तुरंत दी जाएगी। और जो उसकी सूचना है, अपराध की सूचना है, वो पुलिस थाने को भी बताई जाएगी। आ जाते हैं 358 बताता है निराधार गिरफ्तारी करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। और कोई निराधार गिरफ्तारी करा देता है किसी व्यक्ति के बिना आधार पर, तब उसे भी प्रतिकर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज कहता है जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तारी कराता है, तो ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति बिना किसी पर्याप्त आधार के गिरफ्तार करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है बिना किसी आधार पर गिरफ्तार करवा दिया जाता है, परंतु उसके पर्याप्त आधार नहीं था, फिर उसे गिरफ्तार करा दिया, तो वह मजिस्ट्रेट अधिनिर्देश दे सकता है कि जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए 1000 रुपये जो गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा दिलाया जाएगा। तो कौन किससे दिलाएगा? गिरफ्तार कराया उस व्यक्ति द्वारा। अब आ जाता है सेकंड कह रहा है ऐसे मामले में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो वो प्रत्येक व्यक्ति को 1000 दिलाएगा। तो कह रहा है तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए उसी रीत से 1000 रुपये दिलाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड कह रहा है इस धारा के अधीन अधिनिर्देशित समस्त प्रतिकर ऐसे वसूल किए जाएंगे मानो वह जुर्माना है। तो प्रतिकर कैसे वसूल किया जाएगा? जैसे वह जुर्माना है। ये बताता है 358 बताता है निराधार गिरफ्तारी के बारे में। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति बिना आधार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा देता है और मजिस्ट्रेट को लगता है इसे बिना आधार के गिरफ्तार कराया गया है, तो जिसने उसे गिरफ्तार कराया है उससे 1000 रुपये से अनधिक राशि को दिलाएगा। तो उसे दिलाएगा क्योंकि उस समय की हानि हुई है और उसका व्यय हुआ है। सेकंड क्लॉज में कहता है अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को दिलाएगा, ठीक है। 1000 रुपये तक प्रत्येक व्यक्ति को दिलाएगा, अनधिक रुपये 1000 से अनधिक रुपये प्रत्येक व्यक्ति को दिलाएगा। थर्ड ये कह रहा है जो ये पैसे है, जो ये जुर्माना लगाया गया है, वो इस धारा के अधीन अधिनिर्देशित समस्त प्रतिकर ऐसे वसूल किए जाएंगे, जो प्रतिकर है ऐसे वसूल किए जाएंगे मानो वह जुर्माना हो। अब आ जाते हैं हम आगे आ जाता है 359 कह रहा है असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। जो असंज्ञेय मामले हैं उनमें कौन खर्चा देगा? तो ये बता रहा है। तो ये कह रहा है असंज्ञेय मामलों में न्यायालय अभियुक्त को आदेश दे सकता है कि वह अभियोजन के खर्चे पूरे या आधे थे, ठीक है। तो फिर किससे दिलवाएगा? जो तो ये कह रहा है अभियुक्त को आदेश देगा। असंज्ञेय मामलों में न्यायालय अभियुक्त को आदेश दे सकता है कि वह अभियोजन का खर्चा पूरा या आधा उठाए, ठीक है। किससे लेगा? अभियुक्त से। ठीक है। फिर है इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा और पुनरीक्षित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर कौन दे सकता है? ये ऑर्डर अपील न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अब आ जाते हैं 360 बताता है हमारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 360 बता रहा है सदाचार की परीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। ये 360। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज कहता है जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है, तो क्या कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जो 21 वर्ष से कम आयु का है, आय का नहीं है, 21 वर्ष से कम आयु का नहीं, मतलब छोटा है, 21 वर्ष से छोटा है, केवल जुर्माने से या तो जुर्माने से अपराध है या 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय है। 21 वर्ष से छोटा है या तो जुर्माने का कोई अपराध है या कोई 7 साल से कम की सजा वाला कोई अपराध है। अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है अथवा जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है, अभी 21 वर्ष से कम आयु का है, अब पहले बता दिया 21 वर्ष से ज़्यादा के बारे में बता दिया। अगर कोई व्यक्ति जो 21
21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, मतलब 21 वर्ष से ज़्यादा का है, तो फिर वो क्या करेगा, या तो उस पर कोई जुर्माने का अपराध है, या 7 वर्ष तक के कारावास का कोई दंडनीय अपराध है और उसमें दोष सिद्ध किया जाता है, या फिर कोई 21 वर्ष से कम आयु का है, या कोई स्त्री है 21 वर्ष से कम आयु का है, या कोई स्त्री ऐसे अपराध के लिए या मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। ठीक है, 21 वर्ष से कम आयु का है पर या कोई स्त्री है पर उसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास का कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे अपराध में दोष सिद्धि की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होती है। तभी यदि उस न्यायालय को उसके समझों से दोष सिद्ध किया गया अपराधी की आयुशील पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियों को जिनमें अपराध किया गया ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचार की परीक्षा पर छोड़ देना चाहिए, तो न्यायालय उसे तुरंत और दंडादेश देने के बजाय निर्देश दे सकता है कि उसे प्रतिभूत सहित या रहित उसके द्वारा बंद पत्र लिखे जाने पर छोड़ दिया जाए कि वह 3 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी न्यायालय बताए बंद पत्र भरे और उसे छोड़ दिया जाएगा। ये कहता है हमारा 360 में बता रहा है, ये सीधा सीधा ये कह रहा है कोई 21 वर्ष से कम आयु का कोई पुरुष है जिसने 7 वर्ष से कम दंडनीय अपराध का कोई ऑफेंस किया है, या कोई 21 वर्ष से कम आयु का है, या कोई स्त्री है जिसने मृत्युदंड और आजीवन की सजा वाले अपराध नहीं किए हैं, तो अगर न्यायालय को लगता है कि इसे सदाचार की परीक्षा पर छोड़ देना चाहिए तो न्यायालय क्या करेगा, उस पर बॉन्ड भरवा के उसे छोड़ देगा। ये कह रहा है। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। अब आ जाते हैं हम 361 कह रहा है कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलेख किया जाना, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम 362 इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। तो ये कह रहा है जब किसी निर्णय पर स्पष्ट जब कोई निर्णय आ गया, न्यायालय ने कोई अंतिम निर्णय दे दिया, निर्णय सुनाने के बाद जजमेंट दे दिया, तो फिर जजमेंट आने के बाद और उस पर जज के साइन होने के बाद हो चुके हैं तब निर्णय में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सिर्फ केवल कोई गलती भूल हो गई है या कोई लिप की भूल हो गई तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये कहता है 362 कह रहा है अगर कोई केस चल रहा है और उसका निर्णय आ गया है और जज ने क्या कर दिया, उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तब उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो निर्णय है जजमेंट है उसमें और कोई लिप की भूल हो गई है या कोई गलती भूल हो गई तो उसे परिवर्तित किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम 363 पर। 363 कह रहा है, तो इसमें बता रहा है जो निर्णय है उसकी प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी। अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना, जो निःशुल्क प्रति दी जाएगी, बस इतना ही है। अब आ जाते हैं हम 364 में। 364 कह रहा है निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। ये कह रहा है यदि निर्णय की भाषा न्यायालय की भाषा से अलग है तो निर्णय का अनुवाद न्यायालय की भाषा में किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते 365 कह रहा है सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश के प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 365 कह रहा है जिस मामले का विचार सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा रहा हो, कोई न्यायालय है जिसका विचार सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया हो, तो न्यायालय निष्कर्ष व दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो फिर किसे भेजेगा, उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 28 बताता है मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाना। तो मृत्युदंड दे दिया है, अब उसकी पुष्टि भी करानी है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो पुष्टि कैसे कराएंगे, अगर कोई न्यायालय है उसने सेशन न्यायालय है उसने मृत्युदंड दे दिया है तो फिर उसकी पुष्टि कैसे कराई जाएगी। अब इसमें सेक्शन दे रखे हैं 366 से 371 तक। तो इस चैप्टर को हम देखते हैं। अब ये आता है 366 कहता है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। अगर सेशन न्यायालय ने कोई मृत्युदंड दे दिया है तो उसकी पुष्टि कराएगा। तो कह रहा है जब सेशन न्यायालय मृत्युदंड देता है
तब कार्रवाई उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादन नहीं किया जाएगा जब तक वो उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न कर दिया। अगर तो सीधे सीधे ये कह रहा है, अगर कोई सेशन न्यायालय है उसने मृत्युदंड दे दिया है तो फिर वो मृत्युदंड की जो पुष्टि है वो हाई कोर्ट द्वारा कराएगा। अगर हाई कोर्ट कह देगा हाँ सही सही है, ये सही दिया गया है मृत्युदंड, तो फिर मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब आगे आते हैं, फिर कह रहा है 367 कहता है, कह रहा अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए, अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। तो ये कह रहा है अगर उच्च न्यायालय को अगर पुष्टि के लिए कोई मैटर भेजा गया है तो फिर क्या करेगा, उच्च न्यायालय अतिरिक्त जांच या आदेश करा सकता है। तो न्यायालय क्या कर सकता है, अतिरिक्त जांच के लिए ऑर्डर दे सकता है, अतिरिक्त साक्ष्य के लिए भी आदेश दे सकता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे ये कह रहा है अगर न्यायालय को लगता है कि इसकी मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए अतिरिक्त साक्ष्य या अतिरिक्त इंक्वायरी की आवश्यकता है तो फिर वो करा सकता है न्यायालय। अब आगे आ जाता है 368 बताता है दंडादेश को पुष्ट करने या दूसरे का बातिल करने की उच्च न्यायालय से। तो सीधा सीधा ये कह रहा है जो अगर कोई मृत्युदंड दे दिया गया है तो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उसे बातिल भी कर सकता है और पुष्ट भी कर सकता है। ये उच्च न्यायालय की शक्ति है। तो ये कह रहा है 368। तो 368 कह रहा है उच्च न्यायालय धारा 366 में जो प्रस्तुत किसी मामला है उसे दंडादेश को पुष्ट कर सकता है, दोषसिद्धि को रोक सकता है, कोई अन्य दंड भी दे सकता है और दोष मुक्ति भी कर सकता है। ठीक है, तो ये किसकी शक्ति है, ये हाई कोर्ट की पावर है। अब आ जाते 369 में। 369 बता रहा है नए दंडादेश की पुष्टि या दो न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। तो ये कह रहा है इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश को पुष्टिकरण या उसके द्वारा कोई पारित नया दंडादेश या आदेश, यदि ऐसे न्यायालय में दो या अधिक न्यायाधीश हों तो उनमें से कम दो न्यायाधीशों द्वारा पारित किया जाएगा। तो ये कह रहा है जो मृत्युदंड की पुष्टि के लिए जो मैटर आया है उस पर दो न्यायाधीश पुष्टि करेंगे, दो न्यायाधीश उसे सुनेंगे। ये कह रहा है 369 में नए दंडादेश की पुष्टि कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी और दोनों के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो मृत्युदंड दिया गया है उसकी पुष्टि दो न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय क्या करेगा, दो न्यायाधीशों द्वारा कराएगा। ये बताता है 369। अब आगे अब बताता है ये आगे का सेक्शन बताता है मतभेद की दशा में प्रक्रिया। तो अगर कोई मतभेद हो गया है तो कह रहा है जहाँ कोई ऐसा मामला न्यायाधीश के पीठासीन के समझ सुनाया जाता है और ऐसे न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित है तो वह मामला धारा 392 द्वारा उपबंधित रिश्ते में निश्चित किया जाएगा। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाता है 371। तो ये कहता है उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। तो कह रहा है उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी। तो ये कह रहा है मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात उच्च न्यायालय समुचित प्राधिकारी विलम्ब के बिना आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पति हस्ताक्षर से अन्य प्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजी जाएगी। ये कह रहा है हमारा 371 पुष्टिकरण जो है, अगर उच्च न्यायालय ने पुष्टि कर दी है, पुष्टि होने के बाद उच्च न्यायालय का जो समुचित अधिकारी है और जो फाइनल ऑर्डर आया है उसकी प्रतिलिपि लेगा, प्रतिलिपि पर क्या करेगा, कोर्ट की मोहर लगाएगा और हस्ताक्षर करके सेशन न्यायालय को भेज देगा जो भी निर्णय निकला होगा उसकी। बताता है 371 में। अब आ जाता है चैप्टर आता है 29 बताता है अपील के बारे में। 29 बता रहा है अपीलों के बारे में। अपीलों के बारे में बता रहा है, इसमें सेक्शन है 372 से 394 तक। 372 से 394 तक। तो पहला सेक्शन है 372 कह रहा है जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी अपील न करना। तो ये कह रहा है अगर अन्यथा उपबंधित नहीं है तो फिर अपील नहीं होगी। अरे एक मिनट।
372 कह रहा है, 372 सीधे सीधे ये कह रहा है सामान्यतः अपील नहीं होगी। ठीक है, दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा तस्मै प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय अपील नहीं होगी। तो ये इसमें बताया गया है, उसके अलावा किसी आधारों पर अपील नहीं होगी। अब इसमें बताया गया है आगे, तो कह रहा है, अब इसमें परंतु दे रखा है, परंतु कह रहा है यदि न्यायालय अभियुक्त को दोष मुक्त कर देता है, यदि न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाला है, या तो दोष मुक्त कर देता है, कर दे, या न्यूनतम अपराध के लिए दोषित कर दे, या न्यूनतम अपराध के लिए दोषित कर दे, और या अपर्याप्त प्रतिकर का आदेश दे, या उसने क्या किया, न्यायालय ने अपर्याप्त प्रतिकर के लिए आदेश दे दिया है, तो अपील न्यायालय में अपील हो सकेगी। तो 3 फैक्टरों पे होगी अपील। 372 कह रहा है कि जो इसमें बताए गए उन्हीं आधारों पर अपील होगी, उसके अलावा और किसी आधार पर अपील नहीं होगी, पहले ये बता दिया। फिर इसमें 3 पॉइंट बताए गए किस किस आधार पर होगी। तो ये कह रहा है यदि न्यायालय अभियुक्त को दोष मुक्त कर देता है तो फिर अपील कर सकते हैं, न्यूनतम अपराध के लिए दोष सिद्ध किया है तब भी अपील कर सकते हैं, या अपर्याप्त प्रतिकर का आदेश दे दिया है तो हम अपील कर सकते हैं। अब आ जाता हमारा 373। 373 बताता है प्रशांति कायम रखना या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश की अपील। आदेश की अपील, तो ये कह रहा है, इसमें पहला कह रहा है CRPC की धारा 117 के आदेश से या धारा 121 के अधीन आदेश से सेशन न्यायालय में अपील होगी। तो कब अपील होगी सेशन न्यायालय में, या तो 117 का या सेक्शन 121 के। ये रहा, जिस प्रशांति कायम रखने का सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है, अथवा जो धारा 121 के अधीन प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यतीत है कोई व्यक्ति, तो क्या होगा, सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील हो जाएगी। तो फिर क्या करेगा, सेशन न्यायालय में उसकी अपील कर देगा। अब आगे देखते हैं, आगे सेक्शन कह रहा है, ये बताता है 374 बता रहा है दोष सिद्धि से अपील है। तो ये बता रहा है दोष सिद्धि के बारे में, दोष सिद्धि की अपील है। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दंडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील होगी। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हाई कोर्ट, तो ये कह रहा है यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट से दंडादेश पारित होता है, तो पहला क्लॉज ये कह रहा है अगर कोई उच्च न्यायालय से दंडादेश पारित हुआ है तो उसकी अपील कहाँ होगी, तो उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। पहला ये कह रहा है हाई कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। सेकंड ये कह रहा है कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या पर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है जिसमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दे, जिसके विरुद्ध या उसी विचारण में दोष सिद्ध किए गए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया है, तो अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। तो सीधा सीधा ये है, अगर कोई हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, पहले क्लॉज में कह दिया। सेकंड क्लॉज ये कह रहा है अगर हमें सेशन न्यायालय ने या पर सेशन न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, अगर हमें उसके खिलाफ अपील करनी है तो हम हाई कोर्ट में करेंगे। तो आगे बताता है क्लॉज थर्ड, उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति जो महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, किसके द्वारा, महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, और कोई दोष सिद्ध किया गया है जो धारा 325 के अधीन दंडादेश किया गया है, अथवा जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा 360 के अधीन आदेश दिया गया है, तो अब इसके खिलाफ अपील कहाँ होगी, सेशन कोर्ट में। तो इसके खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में होगी। तो 374 बता रहा है कि कौन से कोर्ट की अपील कहाँ होगी, तो ये कह रहा है पहला क्लॉज कहता है अगर जो हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया अगर उसके खिलाफ अपील करनी है तो हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। सेकंड बताता है अगर सेशन कोर्ट है और सेशन कोर्ट या पर सेशन कोर्ट ने कोई निर्णय दिया अगर उसके खिलाफ कहीं अपील करनी है तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। फिर थर्ड बताता है और कोई महानगर मजिस्ट्रेट, सहायक सेशन न्यायाधीश या
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया और हमें उसके खिलाफ जाना है, तो फिर हम सेशन कोर्ट में जाएंगे। अब आ जाता है 375। 375 बता रहा है कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का आवेदन करे अपील का न होना। तो सीधे सीधे ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपने जो अपराध किया है उसका आवेदन कर लिया है तो फिर अपील नहीं होगी। ये कह रहा है यदि अभियुक्त दोषी होने का अभियोग करे तो अपील नहीं होगी। फिर कह रहा है यदि दोष सिद्धि का आदेश सेशन न्यायालय द्वारा, महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है तो दंड के परिणाम की वैधता के बारे में अपील होगी। ठीक है, ये अगर कह रहा है अगर किसी व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है हाँ मैंने अपराध किया है तो फिर उसकी अपील नहीं होगी, पहले कह दिया ऊपर। फिर कह रहा है यदि दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है तो कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, सी कह रहा है यदि दोष सिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब 376 बताता है कुछ छोटे मामलों में अपील ना हो रहा। 376 बताता है छोटे मामलों में अपील का नहीं होना। कौन कौन से छोटे मामले हैं उनमें अपील नहीं होगी। तो कह रहा है अगर कोई अपराध ऐसा है, हाँ तो ये कह रहा है अगर कोई हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ने क्या किया, या तो किसी व्यक्ति को 6 माह तक के कारावास का या 1000 रुपये तक का जुर्माना दे दिया तो फिर अपील नहीं होगी, पहली क्लॉज में कह दिया। सेकंड क्लॉज कह रहा है अगर कोई सेशन न्यायालय है या महानगर मजिस्ट्रेट है उसने 3 माह तक का कारावास दे दिया या 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया तो फिर उस पर अपील नहीं होगी। फिर सी बताता है अगर कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है उसने 100 रुपये तक का कोई जुर्माना लगा दिया है तो फिर अपील नहीं होगी। फिर आगे बताता है डी अगर कोई संक्षिप्त विचारण हो रहा है, कोई समरी ट्रायल हो रहा है, उसमें किसी व्यक्ति ने क्या किया, हाँ समरी ट्रायल हो रहा है, अगर उसमें किसी मजिस्ट्रेट ने 200 रुपये तक का जुर्माना लगा दिया तो फिर उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। हाँ तो ये 376 में बताया गया छोटे मामलों में अपील कराना। तो ये क्या कह रहा है अगर कोई हाई कोर्ट है उसने 6 माह तक का कारावास दे दिया है या 1000 रुपये का जुर्माना दे दिया है तो उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। 3 में कह रहा है, फिर सेकंड में कह रहा है अगर कोई सत्र न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट है अगर उसने 3 माह तक का कारावास दे दिया है या 200 रुपये का जुर्माना दे दिया है तब भी अपील नहीं होगी। तो 3 बताता है कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा 100 रुपये का जुर्माना लगा दिया है फिर भी अपील नहीं होगी। तो बता रहा कोई समरी ट्रायल चल रहा है और उसमें 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया है तो फिर भी हम अपील में नहीं जा सकते, तो इनकी अपीलें नहीं होगी जो छोटे मैटर हैं। फिर आगे 370 बताता है राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। अब कोई राज्य सरकार है वो किसी दंड के विरुद्ध में अपील में जाना चाहती है तब के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है उपधारा 2 में जैसा संबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचार में दोष सिद्धि के किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की पर्याप्तता के आधार पर विरुद्ध सेशन न्यायालय में ये अगर, तो ये कह रहा है अगर कोई, ये कह रहा है अगर राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में अपील करेगा यदि अपराध, ये कह रहा है सेशन न्यायालय में यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय में यह दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है तो अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। कौन दे सकती है, राज्य सरकार लोक अभियोजक को अपील करने का आदेश देगी। ये कह रहा है 377 में, ये 377 ये कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा दंड की अपर्याप्तता पर अपील। तो ये कह रहा है अगर कोई राज्य सरकार है और राज्य सरकार को लग रहा है कि अपील करानी चाहिए तो अगर कोई सेशन न्यायालय ने अगर कोई दंडादेश दिया है या तो फिर वो क्या कह सकते हैं, अभियोजक से कह सकती है, लोक अभियोजक से कि अपील में जाओ। ठीक है, पर उच्च न्यायालय में यह दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया गया है अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। ये बताता है 377। अब इसमें सेकंड बता रहा है कि यदि अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस ने किया है तो केंद्र सरकार की ओर से लोक अभियोजक अपील करेगा। तो फिर कौन करेगा, केंद्र सरकार की ओर से लोक अभियोजक करेगा। अगर सेशन न्यायालय में यह दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया तो कब, तो ये कह रहा है अगर कोई मजिस्ट्रेट ने दंडादेश पारित किया गया तो सेशन न्यायालय में अपील होगी। फिर बता रहा है अगर कोई अन्य न्यायालय ने दंडादेश पारित किया है, सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय ने किया, फिर उच्च न्यायालय में अपील होगी।
ये बताता है 377। तो 377 में पहला क्लॉज कह रहा है कि राज्य सरकार क्या करेगी। राज्य सरकार, अगर राज्य सरकार को लगता है कि दंडादेश अपर्याप्त है या अपील होनी चाहिए, तो फिर राज्य सरकार क्या कर सकती है। राज्य सरकार लोक अभियोजक को कह सकती है अपील में जाने के लिए। और कोई मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसके खिलाफ अपील सेशन न्यायालय में होगी। और कोई अन्य न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, सेशन न्यायालय वगैरह ने, कोई सेशन न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, तो फिर हाई कोर्ट में अपील होगी। ये बता दिए 377 का क्लॉज फर्स्ट। अब सेकंड बता रहा है, और कोई दिल्ली पुलिस, ये कह रहा है यदि अपराध का इन्वेस्टिगेशन किसी दिल्ली पुलिस ने किया है तो फिर केंद्र सरकार अपील में जाने के लिए ऑर्डर देगी। अपील में जाने के लिए लोग के बेस से बोलेगी। तो अगर सेशन न्यायालय ने दिया है, अगर कोई मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है तो सेशन न्यायालय में अपील होगी। अगर कोई सेशन न्यायालय ने दिया है तो हाई कोर्ट में अपील होगी। अब आ जाते हैं 378 बताता है दोष मुक्ति की दशा में अपील। 378 कह रहा है अगर कोई दोष मुक्ति कर दिया गया तब अपील। तो इसमें कह रहा है दोष मुक्ति की दशा में अपील। तो ये कहता है पहला क्लॉज कह रहा है उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय उपधारा 3 और उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, इन उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक को सेशन न्यायालय में अपील करने के लिए आदेश दे सकता है। तो जिला मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को, ठीक है, या तो कोई संज्ञेय मैटर है या जमानती मैटर की बाबत किसी मजिस्ट्रेट को पारित दोष मुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश देगा। तो कह रहा है अगर कोई जिला मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, दोष मुक्ति की दशा में दोष मुक्ति की अपील करवाना है, तो कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक को सेशन न्यायालय में अपील करने के लिए आदेश देगा। ठीक है, पहला कह दिया। सेकंड कह रहा है, बी कह रहा है राज्य सरकार लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय में अपील करने का आदेश दे सकती है। अगर राज्य सरकार को लग रहा है कि नहीं अपील होनी चाहिए, तो क्या करेगी, लोक अभियोजक को ऑर्डर दे देगी उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए। ये बता दिया। अब आ जाए क्लॉज सेकंड कह रहा है यदि अपराध, तो ये कह रहा है सेकंड कह रहा है यदि अपराध का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा किया गया है। अगर कोई दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है तब क्या होगा, केंद्र सरकार अपील का आदेश दे सकती है। ठीक है, तो फिर क्या करेगी, तो फिर केंद्र सरकार देगी अपील का आदेश। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे आ जाते हैं 379 में। 379 कह रहा उच्च न्यायालय के निर्णय से अपील। ये कह रहा है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। अब ये बता रहा है हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है यदि उच्च न्यायालय ने दोष मुक्ति के आदेश को पलट दिया है या मृत्यु का, आजीवन कारावास का या 10 वर्ष के कारावास से ज़्यादा कारावास दिया है तो अपील का होगी, तो अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। सीधा ये कह रहा है 379 कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील का होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये हमारा बताता है 379 कह रहा है यदि कोई हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, अगर उसके खिलाफ अपील करनी है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब आ जाता है 380 कह रहा है कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। और कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें अपील करने का अधिकार है। तो कह रहा है इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचार में दोष सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपील निर्णय या आदेश पारित किया गया है, तब ऐसे विचार में दोष सिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को अपील का अधिकार होगा। तो ये कह रहा है 380 विशेष अधिकार के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, कोई ट्रायल चल रहा है उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं और एक ही विचार में दोष सिद्ध किए जाते हैं और वो एक ही विचार में क्या करिए दोष सिद्ध किए जाते हैं, तो यदि एक व्यक्ति को अपील का अधिकार है तो सभी व्यक्तियों को अपील का अधिकार है। सीधा ये कह रहा है 380 में। अब 381 कह रहा है सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। तो सेशन न्यायालय में अगर अपील की गई तो वो कैसे सुनी जाएगी, ये कह रहा है। तो कह रहा है उपधारा 2 के प्रबंधों के अधीन रहते हुए सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपीलें सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएंगी। और कोई अपील सेशन न्यायाधीश को की गई है तो या तो सेशन न्यायाधीश सुन लेगा या अपर सेशन न्यायाधीश सुन लेगा। परंतु का इसमें दे रखा है
परंतु कह रहा है, परंतु द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए विचार में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जाएंगी। तो ये कह रहा है इसका परंतु। तो पहला ये कह रहा है कोई अगर सेशन न्यायालय में कोई अपील की गई है तो या तो सेशन न्यायालय सुन सकता है या अपर सेशन न्यायालय एडिशन सेशन न्यायालय सुन सकता है। परंतु में ये कह रहा है अगर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के विचार के विरुद्ध कोई अपील की गई है तो उसे सहायक सेशन न्यायाधीश सुनेगा या CJM सुनेगा। अब आ जाते क्लॉज सेकंड। क्लॉज सेकंड कह रहा है अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेंगे जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश उसके हवाले करे या जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायालय विशेष रूप से आदेश दे। कब सुन सकता है? अगर उसने हाई कोर्ट ने उसे सशक्त किया है तो फिर सुन सकते हैं अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कब सुन सकते हैं? जब उन्हें हाई कोर्ट ने उन्हें इसके लिए निर्देश दिया हो। अब आ जाते हैं 383। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 383 कहता है जब अपील जेल में है, जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। अब जो व्यक्ति है जिसने अपील की है वो क्या है? वो जेल में है, तब क्या होगा? कह रहा है यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाले प्रतिलिपियों को जेल के वारसागत अधिकारी को दे देगा। तो अपील किससे कराएगा? जेल के वारसागत अधिकारी को, जो तब ऐसी अर्जी और प्रतिलिपि समुचित अपील न्यायालय को भेजेगा। तो ये करेगा जो जेल का वारसागत अधिकारी होगा वो अपील जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपील न्यायालय को भेज देगा। ये बताता है 383। अब आ जाते हैं हम 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। ये बताता है 386 बताता है अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी है उसका प्लीडर हाजिर है तो उसे, तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे, और 377 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकता है। तो अगर न्यायालय को लग रहा है तो पर्याप्त आधार नहीं है तो फिर क्या करेगा? वो अपील को खारिज कर सकता है। तो कह रहा है अभिलेख को देखने के बाद अपीलार्थी लोक अभियोजक तथा अभियुक्त को सुनने के पश्चात अगर न्यायालय को लग रहा है कि अपील को खारिज कर देना चाहिए, कोई सुनवाई का आधार नहीं है, तो फिर क्या करेगा? वो खारिज कर सकता है। अब आगे बता रहा है, आगे ए में कहता है ए में कह रहा है यदि अपर्याप्त आधार है तो, यदि पर्याप्त आधार है तो फिर क्या करेगा? तो ये कह रहा है आदेश को उलट सकता है, अतिरिक्त जांच कर सकता है। न्यायालय क्या करता है? आदेश को पलट भी सकता है, अतिरिक्त जांच करा सकता है, पुनः विचारण का आदेश दे सकता है और दंड भी दे सकता है। ठीक है, ये बता दिए पॉइंटों में। दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में, तो ये कह रहा है अपील न्यायालय की शक्तियों में क्या कह रहा है? अपील न्यायालय की शक्तियों में ये कह रहा है अगर न्यायालय को लगता है कोई अपील, अगर उसे लगता है कि अपील को खारिज कर देना चाहिए, कोई सुनवाई का कोई आधार नहीं है, अपील का आधार नहीं, तो वो क्या करेगा? उसे खारिज कर देगा। और यदि उसे पर्याप्त आधार लग रहे हैं कि नहीं इसे अपील को सुनना चाहिए तो फिर क्या कर सकता है? वो यदि पर्याप्त आधार है तो आदेश को पलट सकता है, अतिरिक्त जांच करा सकता है, पुनः विचार का आदेश दे सकता है और दंड भी दे सकता है। ये है 386 में अपील कोर्ट की पावर। अब आ जाते हैं हम 389 बताता है अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ा जाना। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति अपील में चला गया है, अपील लंबित है, तो फिर दंडादेश का निलंबन रहेगा, तब तक कोई दंडादेश नहीं दिया जाएगा और अपीलार्थी को क्या कर दिया है? जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये बताता है 389। तो 389 क्या कह रहा है? 389 कह रहा है 389 कहता है अगर कोई अपील लंबित रहने के दौरान समस्त दंडादेश निलंबित रहेंगे। अगर अपील लंबित है तो फिर और जो दंडादेश दिया है नीचे वाली कोर्ट में वो क्या होगा? निलंबित रहेगा और अपीलार्थी को बेल पे छोड़ दिया जाएगा। फिर कह रहा है आगे अगर कोई
ऐसा व्यक्ति है जिसे मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के अभियुक्त को छोड़ने से पहले लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तो वैसे तो ये कह रहा है कि अगर कोई अपील लंबित है तो जमानत पर छोड़ दो अपीलार्थी को, पर फिर ये कह रहा है अगर कोई अपीलार्थी पे ऐसे अपराध लगाया गया है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो फिर उसे अभियुक्त को छोड़ने से पहले लोक अभियोजक को सुना जाएगा, उसके बाद ही इसे जेल दी जाएगी। अब आ जाते हैं हम 390 कह रहा है दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। और कोई दोष मुक्त कर दिया गया है, न्यायालय ने उसे पहले दोष मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। यदि धारा 378 में दोष मुक्ति से अपील की गई है तो उच्च न्यायालय वारंट जारी करके अभियुक्त को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। तो क्या हो जाए, और किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अब वो हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में अपील लगाई, और हाईकोर्ट को लगता है कि नहीं इसे गिरफ्तार करा लेना चाहिए, तो फिर क्या करेगा, वो गिरफ्तार करा लेगा। ये कह रहा है 390। अब आ जाते हैं हम 391। अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सके। अब हम आ जाते हैं 392। जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हों वहाँ की क्रिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है अगर कोई अपील हुई है, अपील में क्या है, जो न्यायाधीश है वो समान रूप से विभाजित है, तो फिर क्या होगा, तो ये कह रहा है तो अपील उनकी राय सहित उसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समक्ष भेजी जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, अगर वो समान रूप से विभाजित है तो फिर उसी न्यायालय का और कोई और न्यायाधीश होगा उसके पास दे देंगे, और वो जिसे बहुमत दे देगा वही फाइनल हो जाएगा निर्णय, अपील का निर्णय फिर वो फाइनल हो जाएगी। ये कह रहा है 392। अब आ जाते हैं हम 394। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 394 बताता है अपीलों का उपशमन। एक मिनट, तो 394 बताता है, 394 बता रहा है अपील का उपशमन। तो ये कह रहा है धारा 377 या 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील या अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। तो ये कह रहा है अगर कोई जो अभियुक्त है उसका क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा, अपील भी समाप्त हो जाएगी। पहले ये कह दिया क्लॉज में। सेकंड क्लॉज में ये कह रहा है इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। ये कह रहा है यह दंडादेश केवल जुर्माने का है या मृत्युदंड या कारावास का है तो अभियुक्त का कोई निकट नातेदार क्या कर सकता है। हाँ, तो ये इसमें ये बता दिया कि अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा, परंतु इसमें जोड़ा गया परंतु। ये कह रहा है अगर कोई अभियुक्त का कोई निकट नातेदार अगर कोई एप्लीकेशन लगाता है केस को जारी रखने के लिए, तो वह 30 दिन के अंदर अपील जारी करने का आवेदन कर सकता है, तो फिर अपील का उपशमन नहीं होगा। तो 394 ये कह रहा है अपील को उपशमन के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है अगर कोई अभियुक्त है जिसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने पर अपील क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यह और फिर सेकंड क्लॉज में ये कह रहा है अगर कोई यदि दंडादेश केवल जुर्माने का है या मृत्युदंड कारावास का है तो अभियुक्त अगर तो फिर क्या होगा, अगर अभियुक्त मर गया तो फिर उसकी उपशमन हो जाएगा। पर इसमें एक परंतु क्या, परंतु ये कह रहा है कोई अभियुक्त कोई निकट रिश्तेदार है, कोई निकट का कोई रिश्तेदार है या कोई उसका विधिक प्रतिनिधि है, अगर वो जारी रखना चाहता है तो फिर वो 30 दिन के अंदर आवेदन करेगा, तो फिर अपील का उपशमन नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम आगे। अब चैप्टर आ जाता है 30। चैप्टर 30 कहता है निर्देश और पुनरीक्षण। निर्देश और पुनरीक्षण। अब इसमें आता है धारा 395। अब ये वाला चैप्टर हम सेकंड वीडियो में करेंगे।